सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़े थे और उसका प्रूफ भी हमने कराया था। कल हमने 3 थ्योरम पढ़ा था टोटल। आज एक चौथा इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ये जान लीजिए कि थर्ड और फोर्थ, थर्ड जो कल बताया था और आज जो फोर्थ मतलब लास्ट वीडियो में जो थर्ड बताया था वो इम्पॉर्टेंट था। हालांकि हर एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। फर्स्ट सेकंड तो इजी हैं, इस नाते कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा वो भी जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हर एक थ्योरम है और फोर्थ वन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्थ वन थ्योरम में क्या है, द नेसेसरी एंड sufficient condition for a non-empty condition for a non-empty subset H of a group G asterisk to be subgroup is A belongs to H, comma B belongs to H, implies that A asterisk B inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of B in G, is the inverse of B in G। तो ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम में देखिए कई सारी चीज़ें, अगर वर्ड बाय वर्ड आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। जैसे देखिए नॉन एम्प्टी क्यों कहा जाता है, सबसेट को H को नॉन एम्प्टी सेट क्यों बोला गया है। नॉन एम्प्टी इसलिए बोला गया है, मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी सब ग्रुप बनेगा, ग्रुप से कोई भी सब ग्रुप बनाया जाएगा तो उसमें एक एलिमेंट का रहना गारंटी है, और वो कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, वो जरूर रहता है। इस नाते किसी भी हालत में जो है सब ग्रुप के लिए जो आप सेट बना रहे हो, यानी सबसेट जो बना रहे हो H G का, वो कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकता है। और आपने पढ़ा था कि ये जो सब ग्रुप है, दिस इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप, उस समय बताया गया था। इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी बताया गया था और इसको हम लोग ट्राइवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं। तो ट्राइवियल सब ग्रुप था और ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप था। इसके साथ में एक और भी बताया गया था कि जी एस्ट्रिक, ये भी आपका ट्राइवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। तो ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये सारे कंडीशन, मतलब जो भी ग्रुप के कंडीशन होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब लॉ को होल्ड करता है, क्योंकि आइडेंटिटी ये खुद है ही, इनवर्स इसका ये खुद होता है, और ई एस्ट्रिक ई करोगे ई ही आएगा, मतलब क्लोजर लॉ भी होल्ड हो रहा है। एसोसिएटिव में कोई समस्या होती नहीं है जनरली, तो वो सारे लॉ को होल्ड कर रहा है, खासकर मल्टीप्लिकेशन नेचर ऑपरेटर के लिए और एडिशन ऑपरेटर के लिए। अब ये चूंकि एस्ट्रिक ऐसा ऑपरेटर ही होगा तभी ना ग्रुप ये बन रहा है,
तो ग्रुप होने के लिए अगर इसमें रहते हुए एसोसिएटिव होल्ड हो रहा है तो यहाँ भी एसोसिएटिव होल्ड होगा। लेकिन तो ये नॉन एम्पटी वर्ड जो यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम एक एलिमेंट हर एक सबसेट में रहता है जो सब ग्रुप बनाने जा रहा है, तो इस वजह से कभी भी एम्पटी नहीं रह सकता। अब आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम में ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आपको प्रूव करना है कि पहले ये प्रूव करना है कि ये नेसेसरी है कि नहीं है, दूसरा फिर प्रूव करना है कि सफिशिएंट है कि नहीं है। तो नेसेसरी के लिए अगर आप देखें प्रूफ में, प्रूफ ये क्यों नेसेसरी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है A belongs to H, B belongs to H, A asterisk B implies that A asterisk B inverse belongs to H, मतलब B है और B का इनवर्स है। तो अगर आप A के जगह पे A ले लें और B के जगह पे भी A ले लें, दो अलग अलग एलिमेंट की जगह पे सेम एलिमेंट ले लें तो भी कोई इशू नहीं है, सेम एलिमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट लेके दिखाया गया है, लेकिन हमारी ऐसी ज़रूरत है कि अगर हम सेम एलिमेंट ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक जो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे दोनों को अलग अलग एलिमेंट लिया गया है ए बी। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है कि आइदर वी कैन टेक सेम एलिमेंट्स और नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन टेक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे A बिलोंग्स टू H, कॉमा A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे हालांकि मैंने B की जगह पे क्या लिया है, एक देखिए A इनवर्स जो है वो भी एक एलिमेंट ही है, उसका शकल आपको यहाँ पे दूसरी तरह दिख रहा है, लेकिन है तो अल्टीमेटली एक एलिमेंट ही, उसी का ही है और इससे अलग एलिमेंट है। तो सेम एलिमेंट ज़रूरत पड़े तो सेम ले सकते हैं, ए करके ले सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट लेना चाहे, लेकिन सेम हमने इसलिए बोला कि ये इसी का जस्ट इनवर्स है। तो जैसे यहाँ पे ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, लेकिन देखिए इसी के थ्रू बी इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी दिखाया गया है, लेकिन बी की वैल्यू हमने ए इनवर्स ले ली है। ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बी एज ए इनवर्स ले लिया गया है। अल्टीमेटली ये भी एक एलिमेंट ही है जो कि ए से अलग है, तो इस वजह से इस बात को हमें ध्यान में रखना रहेगा। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए एडिटिव नेचर का है, 4 का एडिटिव इनवर्स होता है -4, लेकिन अगर इस सिनारियो में बात करें तो आप समझिए 4 की वैल्यू अगर ए लेते हैं तो a इक्वल टू 4 लिख सकते हैं और a इनवर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। तो ये देखने में लग रहा है कि जस्ट इसी का इनवर्स है, बट बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक a है और एक b है। तो ये b जो है वो a इनवर्स का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ तो दिया गया है b और लिख रहे हैं a इनवर्स, तो ये चीज़ कंफ्यूजन नहीं करना है। अल्टीमेटली दिस इज डिफरेंट एलिमेंट देन a as a b here, so there is no problem to assuming a inverse as a b। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, a asterisk a inverse belongs to h आएगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये है तो अल्टीमेटली g के अंदर के ही एलिमेंट, ये g के अंदर के ही एलिमेंट है। तो g के अंदर ये रहते हुए क्या कर रहा था, इनवर्स लॉ तो होल्ड कर रहा था, वहां पे इनवर्स लॉ होल्ड कर रहा था, मतलब ए का ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता, लेकिन ऑपरेट कराने के बाद क्या मिलता, जी में रहते हुए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट ई बिलोंग्स टू एच, यानी कि ये क्या हो गया, ये चीज हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो गया, और यानी कि आइडेंटिटी लॉ हो गया। तो आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो गया एक तरीके से। तो ये एक बात आपको समझ में आई कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हमने इसी के थ्रू दिखा दिया, जो कि नेसेसरी है, इज नेसेसरी
is necessary condition, या पहले लिख दें necessary to be H group, hence given condition is necessary, given condition is necessary, इस वजह से गिवन कंडीशन हमारा नेसेसरी हो गया। तो ये पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे जो लिखा गया है वो नेसेसरी है कि नहीं है, वो नेसेसरी प्रूफ हो गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने बी का वैल्यू ए इनवर्स ले लिया और दिमाग में रखना है ये अल्टीमेटली ए से एक अलग एलिमेंट ही है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट दिखाया गया है, तो एक अलग एलिमेंट लिया लेकिन शकल में ए से मैच कर रहा है, लेकिन है ये इससे अलग एलिमेंट, और वो स्पेसिफिक क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ए का इन्वर्स है। लेकिन उसी फीचर को यूज करते हुए हम लोग ई पा गए कि ई एच के अंदर है, यानी कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसकी मदद से प्रूव कर सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी लॉ को होल्ड करने के बाद हम लोग प्रूव कर सकते हैं इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब आप देखिए ये एक आपको फायदा मिल गया कि ई हमारे एच के अंदर है, ये प्रूफ हो गया। तो अगर आप देखें सिंस ई बिलोंग्स टू एच और ए बिलोंग्स टू एच, एक जनरल एलिमेंट ले लिया। अब ये मत रिलेट करिएगा यही वाला ए है, कुछ अलग है वो, लेकिन है वो सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है इस पहले एलिमेंट, यहाँ पे इसके जगह पे ई लिखना है और इसके जगह पे ए लिखना है, तो ये आ जाएगा ई एस्ट्रिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या, अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट आएगा जिससे ऑपरेट हो रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्टेंस हो गया, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्टेंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, हेंस क्या हो जाएगा, इनवर्स लॉ हो जाएगा। अब सिंपल मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि ई आपने यहां पे दिखा दिया एच के अंदर है, तो आपने उसी ई की मदद ली, ई एज ए ले लिया और ए एज ए बी ले लिया। बी भी यहाँ लेके काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी रहेगा तो बी इनवर्स एग्जिस्टेंस है, बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। हर एक ए लिया तो ए का ए एग्जिस्ट कर रहा है एच के अंदर, तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करके आपने दिखा दिया, यानी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये हर एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, इसी नाते यहाँ पे फिर फॉर ऑल ए रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद इनवर्स लॉ के बाद हम लोग प्रूव करेंगे क्लोजर लॉ, और एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने की सलाते जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जी एस्ट्रिक के अंदर अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है वो ऑपरेटर का नेचर होता है। एसोसिएशन एसोसिएटिव वाली बात कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइनस में होता है दिक्कत। माइनस में हो सकता है माइनस में दिक्कत हो, लेकिन प्लस में तो दिक्कत नहीं होता है। तो एसोसिएशन वैसे माइनस में भी अगर आप देखें, जैसे 5 माइनस 3 माइनस 4, आप ऐसे कर दीजिए इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 4, तो यहाँ पे भी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। 5 ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 3 आ रहा है 2 और माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नहीं, माइनस पे नहीं हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ नहीं होल्ड हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो, डिवीजन पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे 6/3
बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी 4 लिख दे रहे हैं, यहाँ 12 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, तब देखते हैं 12 4 2। अब आप इसको पहले कर दीजिए, इसको यहाँ पहले कर दीजिए, 3 आया, 3/2 आया, यहाँ क्या आया, 2 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे भी नहीं होल्ड हो रहा है। तो डिवीजन में भी नहीं हो रहा है, डिवीजन में भी आपका नहीं होल्ड हो रहा है। तो ऐसे हर जगह ना मतलब नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कहीं पे कोई डाउट नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, 5 × 3 × 2, इसमें कहीं पे, इसी नाते इसमें ग्रुप थियरी में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव नेचर के ऑपरेटर का हरदम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे कभी दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। एडिशन 15 × 2, फिर 5 × 6, 30 दोनों जगह मिला। प्लस प्लस करके देख लीजिए, अगर आप 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2, तो यहाँ पे 8 + 2, 5 + 5, दोनों जगहों पे 10 10 आ रहा है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएशन लॉ का कभी इशू रहता ही नहीं है। तो अगर जी में रहते हुए वो एसोसिएटिव लॉ का होल्ड कर रहा है, वो जो भी ऑपरेटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, एडिटिव है कि मल्टीप्लिकेटिव है कि कुछ और है, अगर वहाँ रहते हुए सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो वही तो सारे एलिमेंट यहाँ पे भी हैं। तो इस कोई दूसरे एलिमेंट थोड़ी हैं, वही एलिमेंट यहाँ पे भी, एच के अंदर भी हैं। तो एसोसिएटिव लॉ को इसी नाते होल्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है सब ग्रुप के कंडीशन के तौर पे। तो वहाँ पे कोई इशू, क्योंकि इनवर्स और आइडेंटिटी इसी नाते करना पड़ता है, क्योंकि इनवर्स ला आइडेंटिटी ला इस नाते होल्ड कराना पड़ता है, क्योंकि भाई सबसेट बना रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी कि ई को आप रखो उसमें, ठीक है। अब अगर ई आया तो एक क्राइटेरिया मेट हुआ सब ग्रुप का। अब इनवर्स की बात है, अब आपने मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन नेचर का ऑपरेटर लिया है, अब 5 है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब ग्रुप के अंदर आप 1/5 रखेंगे ही रखेंगे। ये रखेंगे तो एक क्राइटेरिया मेट कर, लेकिन सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए ना। 5 है मान लीजिए तो 1/5 होना चाहिए, 4 है तो 1/4 भी होना चाहिए, 3 है तो 1/3 रखना जरूरी है। लेकिन अगर कोई एक छूट गया तो सब ग्रुप का कंडीशन खत्म हो गया। तो सब ग्रुप इसी नाते इन दोनों को होल्ड कराना पड़ता है। अब आप क्लोजर को क्यों होल्ड कराना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर 5 × 3 = 15 होता है, अब 15 आपने अपने सबसेट में रखा है कि नहीं रखा, रखा है तो मतलब क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। लेकिन ऐसे सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए, हर पेयर के लिए होना चाहिए। तो इस नाते इन तीनों लॉ को होल्ड कराना पड़ता है, लेकिन एसोसिएटिव को इसी नाते नहीं कराना पड़ता है, क्योंकि एसोसिएटिव में किसी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की बात नहीं होती है, वो ऑपरेटर के नेचर की बात होती है कि उस ऑपरेटर के साथ एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चूंकि ऑपरेटर वही है एच जी के अंदर और एच के अंदर, तो जब जी के अंदर रहते हुए सारे ट्रिपलेट के लिए होल्ड हो रहा है, सभी ट्रिपलेट जो भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, 3 का बैच बना सकते हैं, उसके लिए एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड हो रहा है, तो एच के अंदर कोई भी एलिमेंट आप रखेंगे, किसी भी तरह कोई भी एलिमेंट रख लें, जो भी रखेंगे वो जी के अंदर का ही रखेंगे, तो वही तो ट्रिपलेट फॉर्म होंगे जो जी के अंदर फॉर्म हो रहे थे। तो जो भी ट्रिपलेट फॉर्म होगा वो जी का सबसेट ही होगा, जी के अंदर जो ट्रिपलेट फॉर्म होगा उसका सबसेट ही होगा। तो वहां रहते हुए अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो एच के अंदर रहते हुए भी हो रहा है, तो इस नाते वहां कोई समस्या नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ के होल्ड करने के लिए कि फॉर एवरी ट्रिपलेट, फॉर ऑल ABC, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एसोसिएटिव के लिए, हालांकि बुक में नहीं है, फॉर ऑल ABC इन G, A*B*C is equal to A*B*C, hence for all ABC belongs to H, also A*B*C, A*B*C, कहीं पे कोई समस्या नहीं। एसोसिएटिव लॉ आप ऐसे ही होल्ड करा के बता सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, अगर आप लिखना चाहें तो। लेकिन एसोसिएटिव लॉ को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑपरेटर का नेचर है, और ऑपरेटर आप वही ले रहे हैं, एलिमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है उसमें।
तो अगर ऑपरेटर वही है तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव लॉ अगर वहाँ जी के अंदर रहते हुए होल्ड हो रहा है तो जी वाले ही एलिमेंट एच में ही है, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है और ऑपरेटर भी वही है। लेकिन अब बात करते हैं जो क्लोजर लॉ की बात हो रही है। क्लोजर लॉ अगर देखें, ये तो आपका हो गया इनवर्स लॉ, और ये आपका था आइडेंटिटी लॉ, ये जो यहाँ पे प्रूफ किया गया है। ये आइडेंटिटी लॉ था। अब क्लोजर लॉ की बात करते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्लोजर लॉ में देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच है, बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए एस्ट्रिक बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, ये दिया हुआ है, इसमें कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप देखिए क्या करना है, इस बी के जगह पे बी ना लेकर बी इनवर्स ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना, ट्रिक यही है कि बी के जगह पे भी आप यहाँ पे भी वही काम किए हैं। ए है तो ए इनवर्स एक कोई एलिमेंट ही है, अदर एलिमेंट है, अदर देन बी ही, अदर देन ए ही है। उसी तरीके से ए है तो यहाँ पे बी इनवर्स लिख रहे हैं तो ए से अदर देन ही एलिमेंट है। ये मत समझिए कि इनवर्स ला है, ठीक है। तो ये इनवर्स एलिमेंट है, कुछ भी है, वैसे तो दिख रहा है बी का इनवर्स है, लेकिन आप समझिए कि ये अनदर एलिमेंट है एज ए बी। अब आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे बी इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा, ये बी इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। यही एक ट्रिक है केवल, और कुछ नहीं है। ए और यहाँ पे बी आप यही लिखिए, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से बी की जगह पे बी इनवर्स ले लीजिए। जरूरत अपनी पूरी करनी है हमें, ये ध्यान देना है, कैसे पूरी करनी है यही सोचना है। तो बी के जगह पे हमने बी इनवर्स ले लिया, जैसे बी इनवर्स लिया तो यहाँ पे चूंकि बी है तो बी इनवर्स है, अब यहाँ पे बी इनवर्स लिया तो बी इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। अब किसी भी एन यानी कि इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड डेट हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि बी किसी भी इनवर्स का इनवर्स, वही जिसका इनवर्स है बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, बी होगा, तो बी आ गया। यानी कि ये क्लोजर लॉ का कंडीशन हो गया, हेंस क्लोजर लॉ, हेंस क्लोजर लॉ। तो दो अलग अलग एलिमेंट को आपने ऑपरेट कराया और जो रिजल्ट आया वो एच के अंदर ही है, तो इसका मतलब क्लोजर लॉ है। तो बड़े स्मार्टली इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बस ये ट्रिक ध्यान रखना है। ये है तो ये है अगर, तो इसका बी के जगह पे वैल्यू आपने बी इनवर्स ले लिया, बी ना लेके बी इनवर्स ले लिया, वो भी एक ए से अदर देन एलिमेंट है, बस अपना काम निकालना है। तो इसकी वैल्यू अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, बी नहीं लेंगे बी इनवर्स लेंगे, और जब बी इनवर्स लिया, जब बी है बी इनवर्स है तो यहाँ बी इनवर्स लेंगे तो बी इनवर्स का इनवर्स आएगा, अब बी इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया ये क्लोजर लॉ, क्योंकि ये आप जानते हैं बी का इनवर्स बी इनवर्स है और बी इनवर्स का इनवर्स बी है, तो यहाँ पे वही बात लिखें, बी इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स बी। तो इस तरीके से हम चारों लॉ प्रूव कर सकते हैं। इसमें जो भी ट्रिक्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना रहेगा, थोड़ा सा ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना रहेगा, तभी आप प्रूव कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा इसको प्रूव करने में। तो यही चीज़ हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि हमें ये चीज़ दिया गया है और पहला चीज़ ये प्रूव करना है कि ये जो कंडीशन गिवन है वो नेसेसरी है, दूसरा चीज़ सफिशिएंट है। तो नेसेसरी पार्ट में आप जो कंडीशन है उससे कोई एक कंडीशन प्रूव करके दिखा दीजिए, जैसे पिछले में आपने किया था। पिछले में तो वहाँ पे पिछले वाले में डायरेक्टली दे रखा था इनवर्स लॉ और क्लोजर लॉ, तो दोनों के दोनों चूँकि नेसेसरी ही होते हैं सब ग्रुप के लिए, तो इस वजह से वो दोनों के दोनों नेसेसरी हैं, तो नेसेसरी हो गया। और सफिशिएंट प्रूव किया था उसी की मदद से, जो कि प्रूव किया था आपने आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ चूँकि ज़रूरी था, एसोसिएटिव प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो
वो आप ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के कर सकते हैं, करना चाहें तो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑटोमेटिकली वो होल्ड होता है, ऑपरेटर से संबंधित है और ऑपरेटर वही है। तो नेसेसरी कंडीशन पिछले प्रूफ में, पिछला जो दिया गया था उसमें ये दिया गया था कि, मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, उसमें दिया गया था A belongs to H, B belongs to H implies that A asterisk B belongs to H, और एक साथ में और था A belongs to H implies that A inverse belongs to H। अब ये if and only if का मतलब है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, उसके अलावा कुछ और ज़रूरत कंडीशन की नहीं पड़ेगी। और ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया गया है, ये जो कंडीशन लिखा गया इन्हीं को कंबाइन करके लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए ये वाली बात है, इतनी बात लिखी गई है, और क्या किया है कि इस A इनवर्स की जगह B इनवर्स यहाँ कर दिया और H आ गया, तो इन दोनों को कंबाइन करके ही लिखा गया। लेकिन आप देखिए ये क्लोजर लॉ को प्रूव कर रहा है और ये इनवर्स लॉ को प्रूव कर रहा है, और क्लोजर लॉ और इनवर्स लॉ दोनों की दोनों ही नेसेसरी होते हैं किसी भी सब ग्रुप को, किसी भी सबसेट को सब ग्रुप होने के लिए। तो इस नाते ये दोनों नेसेसरी कंडीशन हो। और सफिशिएंट कैसे हुआ, इनकी मदद से आपने प्रूव किया था कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो रहा है। तो आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो रहा है कैसे किया था आप लोग याद करिए कि ये A है तो A इनवर्स भी H के अंदर है, तो B की वैल्यू A इनवर्स आपने ले ली थी, B के जगह पे A इनवर्स ले लिया था। जैसे ही आपने लिया आपका काम बन गया कि A इनवर्स एस्ट्रिक A इनवर्स बिलोंग्स टू H, और इसकी वैल्यू ग्रुप में रहते हुए क्या आ रही थी, E आ रही थी, तो इस नाते E बिलोंग्स टू H आ गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया, तो सफिशिएंट हो गया, पर्याप्त हो गया। भाई दो तो दिख रहे थे साफ साफ, क्लोजर लॉ और इनवर्स लॉ, लेकिन इन दोनों की मदद से आपने जो तीसरा एक जरूरी था कि आइडेंटिटी लॉ, वो भी प्रूव कर दिया, तो इस नाते सफिशिएंट भी हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन में लिख दिया गया है, और उसकी मदद से आपको नेसेसरी करना है। नेसेसरी आपने आइडेंटिटी ला करके कर दिया कि E बिलोंग्स टू H आ गया, इसका ट्रांसलेट करके या इम्प्लीकेशन करके E बिलोंग्स टू H आ गया फाइनली, तो मतलब आइडेंटिटी लॉ होल्ड आ गया। आइडेंटिटी लॉ होल्ड आ गया तो आइडेंटिटी लॉ नेसेसरी होता है, इस नाते ये कंडीशन नेसेसरी है हमारे लिए, और इसकी मदद से ही आपने इनवर्स लॉ प्रूव करके दिखा दिया, क्लोजर लॉ प्रूव करके दिखा दिया, तो ये सफिशिएंट भी हो गया, क्योंकि यही दो प्रूव करना रहता है। तीसरा ये चाहे करें आप ना करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है उसको प्रूव करने, स्टेटमेंटियल चीज़ है, वो कहीं भी हो जाता है, अगर G के अंदर है तो H के अंदर भी होगा, तो इस नाते सफिशिएंट भी हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ दोनों के दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ में जो मैं इसके पहले भी कल बताया था, दो और प्रूफ, छोटे छोटे प्रूफ थे, जैसे आपका था एक प्रूफ, एक थ्योरम कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, तो उसको इनवर्स लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से बताया था। और इज द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट सेम रिगार्डेड एज इन द ग्रुप, तो वो भी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से बताया था। वो भी, ये दोनों चारों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड और आगे के लिए भी। तो इस वजह से चारों के चारों थ्योरम आप अच्छे से तैयार रखिए और प्रूव करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ों को मैंने बता दिया, हर तरह की चीज़ों को बता दिया, कैसे कैसे क्या इसके अंदर हो रहा है। देखने से लगता ही नहीं कि कैसे होगा, पता ही नहीं चलता है। नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब समझा दिया, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब समझा दिया। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट ही होता है, ठीक है, कि उसके अलावा किसी और कंडीशन की ज़रूरत नहीं है और कोई और कंडीशन है भी नहीं। हालांकि इसमें कंबाइन करके जो है दोनों लॉ को, जो लास्ट वाला प्रूफ है ये सेकंड वाला है, इसमें इन दोनों कंबाइन करके लिख दिया गया है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H है, और उसके बाद
ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स, इस बड़े स्मार्टली इस ए इनवर्स की जगह पे उसने बी इनवर्स यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों कंबाइन करके है वही चीज़। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।